रिसेंटली दिल्ली में हुए स्टार्टअप महाकुंभ के सेकेंड एडिशन में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर कुछ बयान दिए। Zero gluten free whatever I don't know, vegan, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं। India's startup ecosystem. What Indian startups are doing? Indian startups need to introspect. He took a dig at Indian startups. The Minister Piyush Goyal actually rip into Indian startups. इस इवेंट में गोयल साहब ने इंडियन स्टार्टअप्स को काफी खरी खोटी सुनाई, जिसके वजह से कई इंडियन फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स भड़के हुए हैं। इस इवेंट में कॉमर्स मिनिस्टर ने इंडिया और चाइना के स्टार्टअप्स का कंपैरिजन करते हुए कहा कि जहां इंडियन स्टार्टअप्स का मेन फोकस इंस्टेंट फूड डिलीवरी, इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी पर है, वही चाइनीज स्टार्टअप्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स जैसे टेक हेवी सेक्टर्स में पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना की BYD कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसने अमेरिकन जायंट टेस्ला के नाक में दम करके रखा है। इंडियन स्टार्टअप्स जहां अनहेल्दी चीजों को हेल्दी लेबल्स जैसे कि शुगर फ्री आइसक्रीम, हेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स चिपका कर बेचने में बिजी है, वही चाइनीज स्टार्टअप्स नेक्स्ट जनरेशन AI मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। चाइना के डीपसीक AI ने अमेरिकन ओपन AI की कैसे नींद उड़ाकर रखी है, इससे हम सब वाकिफ है। अब इंडिया में बेटिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप जैसे कि जंगली रमी और ड्रीम 11 की वजह से ऑनलाइन जुआ भी खेला जा रहा है। वही USA, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पर फोकस कर रही है। We are focused on food delivery app, turning unemployed youth into cheap labor. अब अगर मिनिस्टर इतने कड़वे शब्दों में स्टार्टअप्स को खरी खोटी सुनाएंगे तो स्टार्टअप्स भी इसका जवाब देंगे, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। जेप्टो के को-फाउंडर आदित्य पलीचा ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि आज जेप्टो, जो कि एक क्विक ई-कॉमर्स कंपनी है, करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। जेप्टो ने गवर्नमेंट को 1000 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स दिया है। और इतना ही नहीं, अब इंडियन स्टार्टअप्स फंडिंग में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन्फोसिस के एक CFO मोहनदास पाई ने सरकार पे तंज कसते हुए कहा कि अगर गवर्नमेंट सच में डीप टेक और इनोवेशन को सपोर्ट करती है तो उससे रिलेटेड पॉलिसीज और फंडिंग कहाँ है। दोस्तों, अक्सर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन जब खुद इंडियन गवर्नमेंट अपने ही देश के स्टार्टअप्स को खुद के सबसे बड़े थ्रेट यानी कि चाइना से कंपेयर करे तो बुरा लगना जाहिर सी बात है। यहाँ मुझे कार्ल मार्क्स का एक कोट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकेंड एज अ फार्स। इसका मतलब एक बार होने वाले गलती को हम हादसा कह सकते हैं, लेकिन अगर वही गलती दोबारा हो तो हम मजाक का कारण बन के रहते हैं। इसीलिए इंडिया को चाइना ने डेवलपमेंट में जो मुकाम हासिल किया है उससे काफी सीखने को मिल सकता है, ताकि जो गलतियां हमने पहले की है उन्हें हम रिपीट ना करें। जहां डेवलप्ड कंट्रीज के स्टार्टअप्स वैल्यू एडिशन में बिजी है, वही इंडियन स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल करने का क्रेज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यूनिकॉर्न स्टेटस वैल्यूएशन पर आधारित होता है, ना कि प्रॉफिट्स पे। एक स्टार्टअप बिना प्रॉफिट कमाए भी यूनिकॉर्न बन सकता है। आज इंडिया में टोटल 80 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, लेकिन उनमें से केवल 17 स्टार्टअप्स ही प्रॉफिटेबल है। जेप्टो, स्विगी जैसे स्टार्टअप्स आज काफी लॉस फेस कर रहे हैं, और इसका कारण है क्विक ई-कॉमर्स बिजनेसेस का प्राइस सेंसिटिव होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेप्टो ने एक चीज 10 रुपए में बेची है तो ऑब्वियसली उसके कॉम्पिटिटर को वही सेम चीज 10 रुपए से कम में बेचनी होगी, और इसी वजह से इन बिजनेसेस में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं। इसीलिए इंडियन ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल करने के बावजूद भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि आज की घड़ी में इंडियन स्टार्टअप्स कुछ खास कमाल कर नहीं रहे, लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इंडिया में कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भारत को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। ध्रुवा स्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस जैसे स्टार्टअप्स इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर इंडियन स्पेस सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। फोन पे, पेटीएम ने जिस तरीके से UPI के साथ मिलकर इंडियन इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया है, ये सब हम जानते ही है। अब कई इंडियन स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स जैसे सेक्टर्स में भी अपना कदम रख रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टार्टअप्स USA और चाइना के स्टार्टअप्स से तभी कम्पीट कर पाएंगे जब उनके सामने मौजूदा चैलेंजेस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इंडियन स्टार्टअप्स के चैलेंजेस के बारे में। दोस्तों, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम्स को समझकर उनका हल निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये बात हमारे देश के बारे में काफी मिलती जुलती है। आज तक कई सरकारें आई और गई, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमारे बिजनेसेस 50 साल पहले फेस करते थे, उनमें से कई प्रॉब्लम्स आज भी हमारे सामने मौजूद है।
पहला और सबसे गंभीर प्रॉब्लम है करप्शन का। एक छोटे से काम के लिए भी हमारे देश में 10 गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको 10 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर लैंड एक्विजिशन तक अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी और अंत में परमिट मिलने के लिए हफ्ते या फिर महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। इसी साइकिल में फंसकर कई लोग बिजनेस शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। बिजनेसेस का तो हम एक बार मान भी ले, लेकिन इंडिया में तो खुद गवर्नमेंट भी लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम से परेशान है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। लैंड एक्विजिशन इशू के चलते ये प्रोजेक्ट 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगला चैलेंज है इनोवेशन का। किसी भी सेक्टर में इनोवेशन के लिए कंट्रीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आज भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपने जीडीपी का केवल 0.64% ही खर्च करता है, बल्कि ग्लोबल एवरेज लगभग 2.6% का है। वेस्टर्न कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के कंपैरिजन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमारे देश में इसका उल्टा है। तीसरा चैलेंज है हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम। जहां डेवलप्ड कंट्रीज में क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट पर फोकस किया जा रहा है, वही हमारे देश में आज भी वही पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन किसी से भी छुपी नहीं है। ऐसे में भला नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए जरूरी स्किल्ड वर्कफोर्स हम कहां से लाए? इन सब चैलेंजेस के साथ साथ आज की घड़ी में इंडियन स्टार्टअप्स फंडिंग विंटर का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फंडिंग विंटर मतलब अब स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना पहले से काफी मुश्किल हुआ है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण वहां के इन्वेस्टर्स अमेरिकन मार्केट में से लोन उठाकर इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वही इन्वेस्टर्स रिस्क लेना नहीं चाहते। इस वजह से आज फंडिंग विंटर जैसी सिचुएशन बनी है। इंडिया की स्टार्टअप स्टोरी महत्वाकांक्षा और संभावनाओं से भरी हुई है, लेकिन अब एक सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। अगर हमारे स्टार्टअप्स को ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट करना है तो केवल बड़े वैल्यूएशन से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होगी। सबसे पहले हमें करप्शन चैलेंज का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा, ताकि बिजनेसेस इनोवेशन पर फोकस कर सके, न कि कागजाई कार्रवाइयों पर। फंडिंग विंटर ने हमें यह सिखाया है कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम बस यूनिकॉर्न बनने की होड़ में लग जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, ताकि भारत से कॉपी पेस्ट आइडियाज के बजाय ओरिजिनल आइडियाज और टेक्नोलॉजी निकले। और अंत में हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम के क्वालिटी पर भी खास ध्यान देना होगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए द निर्वाणा स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।